नमस्कार। समकालीन कविता की प्रवृत्तियाँ करेंगे। अर्थ और विकास हम पहले कर चुके हैं और समकालीन कविता में जो कवि हैं वो भी हम कर चुके हैं। तो प्रवृत्तियों में आती हैं कि समकालीन आर्थिक और सामाजिक चेतना का उद्घाटन। इस कविता के कवियों ने समकालीन आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रश्नों का यथार्थ वर्णन किया है। बच्चन, दिनकर अथवा आगे के समान ये कवि ऊंचे पदों के लिए लालायित नहीं है। ये कवि अपने आसपास के अनुभवों को कविता में स्थान देते हैं। कविवर धूमिल एक स्थल पर काव्य रचना पर प्रशंसहीन लगाते हुए कहते हैं, कविता में जाने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ, जब इनसे न चोली बन सकती है न चोंगा, तब आप कहो इस ससूरी कविता को जंगल से जनता तक ढोने का क्या होगा। और नागार्जुन ने अपनी कविताओं में हमेशा आर्थिक विषमताओं, सामाजिक भिन्नताओं को रेखांकित किया है और उनकी कविता समकालीन बोध से जुड़ी हुई है। अकाल और उसके बाद एक शीर्षक कविता है नागार्जुन की, उसमें उन्होंने बोला है, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर घर की आंखें कई दिनों के बाद, कोए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। अकाल पड़ता है तो कई दिनों तक उनका चूल्हा बंद रहता है। तो तब कवि ने ये नागार्जुन ने ये कविता लिखी थी। तब कहता है कि कई दिनों के बाद घर में अनाज आया है और तब हमारा चूल्हा चला और धुआं उठा है, उसे पशु पक्षियों ने भी आस लगाई है। नेक्स्ट है वो है राजनीतिक चेतना का उद्घाटन। सन 1947 को हम आज़ाद हुए थे और समकालीन कविता का समय है 1960। थोड़ा ही समय हुआ था। तब से लेकर आज तक अनेक आम चुनाव हुए। राजनीतिक दलों ने गरीबी हटाओ के अनेक नारे दिए। कुछ छुटपुट उपलब्धियों के अतिरिक्त आम आदमी को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, प्रदूषण एवं आतंकवाद के सिवाय कुछ भी नहीं मिला। धीरे धीरे लोगों का उत्साह और आशा मंद होने लगी, क्योंकि पहले सोचते थे कि पता नहीं आज़ाद होने के बाद क्या होगा, हमारे अच्छे दिन आएंगे। जैसे आज मोदी के अच्छे दिन आए, कहते हैं कि मोदी कहता था कि अच्छे दिन आएंगे, उसी तरह से इन्होंने भी बोला था कि आज़ादी के बाद अच्छे दिन आएंगे। लेकिन वो, क्योंकि जो गरीबी, भ्रष्टाचार, वो चीज़ें एकदम से नहीं होती भाई। ये तो यूँ है कि चलो आज हम स्वतंत्र थे 14 अगस्त को, 13 अगस्त को, एकदम 15 अगस्त से हम आज़ाद हो गए। यूँ थोड़ी ना कि 15 अगस्त को ही हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे, ऐसे तो नहीं आएंगे। क्योंकि ये जो पहले हमारे यहाँ गरीबी और भ्रष्टाचार है उसका उन्मूलन बड़ा ही कठिनता से करना पड़ता है। ऐसे ही आज है, एकदम से इतना भ्रष्टाचार सिस्टम है, उसको एकदम से कैसे ठीक करें। ठीक है, तो एकदम से ऐसे कैसे अच्छे दिन आ सकते हैं। तो ये भी ये आस लगाए बैठे थे सभी कि बहुत ही अच्छे दिन आएंगे। लेकिन ये कवि ने अपनी कविता में व्यक्त किया है कि कुछ नहीं हुआ, आज़ाद तो हम हो गए, लेकिन उसके बाद हमारे पास मतलब वैसा ही जीवन रहा हमारा, सिर्फ एक नाम की मुझे हमें आज़ादी मिली। धीरे धीरे लोगों का उत्साह और आशा मंद होने लगी। इतने अधिक वर्षों में राजनीतिक जीवन का घोर नैतिक पतन हुआ। अमीर अमीर होता गया और गरीब गरीब। राजनीति से जुड़े नेताओं द्वारा किए गए आर्थिक घोटालों के कारण आम आदमी का विश्वास लोकतंत्र से उठने लगा है। समकालीन कवि अनुभव की सच्चाई को महसूस करता है और जगदीश चतुर्वेदी ने लिखी है कविता, केवल प्रतीक्षा करना मेरी नियति है, उसे भोगने के लिए मैं प्रतिश्रुत हूँ। आज न मेरा कोई नाम है न कोई आदर्श, मातर घोंगे की तरह अपनी खोल में बंद मैं करहारा हूँ। उसके बाद रघुवीर शाह ने लिखी आत्महत्या कविता, उसमें ऐसा ही अवस्था का वर्णन किया है कि मेरे देश के लोगों और नेताओं, मैं सिर्फ एक कवि हूँ। मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता, न उसके साथ खाने के लिए गम, मैं मिटा सकता हूँ ईश्वर के विषय में तुम्हारे भ्रम। लोगों में श्रेष्ठ लोगों, मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारे साथ आ नहीं सकता। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है यौन अनुभव का अत्यधिक और अश्लील चित्रण। समकालीन कविता की एक और महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है यौन अनुभव। इस प्रवृत्ति ने इस कविता की रचना प्रक्रिया को अत्यधिक प्रभावित किया है। कुछ आलोचक इसे अकविता आंदोलन की मुख्य प्रवृत्ति मानते हैं। यौनाकर्षण मनुष्य की सबसे बड़ी स्वाभाविक और प्रबल जैविक प्रवृत्ति है। कोई भी स्वस्थ स्त्री या पुरुष इसके आकर्षण से बच नहीं सकता। पाव भर अनाज खाने वाला हर पुरुष नारी के प्रति आकर्षित
होता है, लेकिन समाज कभी धर्म के नाम पर, कभी नैतिकता के नाम पर, कभी अशरीरी प्रेम के नाम पर इसे नियंत्रित करना चाहता है। आधुनिक काल में मनोविज्ञान ने मनुष्य की सहज प्रवृत्ति पर लगाए गए नियंत्रणों का पर्दाफाश कर दिया है। इसलिए आज का यौन अनुभव अधिक शारीरिक, अधिक उन्मुक्त और कठोर नियमों के कारण आक्रोशपूर्ण बन गया है। यौन अनुभव के चित्रण में कवि ऐसी शब्दावली का प्रयोग करने लगा है जो शिष्ट समाज में वर्जित है, क्योंकि इसके उपमान भी बिल्कुल अलग होते हैं। समकालीन कविता के, नई कविता के, आज के उपमान भी पहले के उपमानों से अलग है। नेक्स्ट है वास्तविक स्वतंत्रता की समस्या। सतही तौर पर देखने से बुजुर्गवा लोकतंत्र में वाणी स्वतंत्रता का नारा बड़ा ही आकर्षक लगता है, लेकिन इसकी वास्तविकता कुछ और ही है। आज के लोकतंत्र में हमें स्वतंत्रता तो प्राप्त है, लेकिन जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की गारंटी नहीं है कि हमारी रोटी, कपड़ा और मकान, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति हो। आज की बुजुर्गा अवस्था में स्वतंत्रता के नाम पर इतना अधिक विरोधाभास है कि आज का मनुष्य पूर्णतः विभ्रमित हो चुका है। विशेषकर आज का शिक्षित निम्न मध्य वर्ग अधिक भ्रमित है। सच्चाई तो ये है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंग्रेजी साम्राज्य तो चला गया, लेकिन राजनीतिक बदलाव के सिवाय कुछ भी नहीं बदला। रघुवीर साहे, श्रीकांत वर्मा, धूमिल, विजय देव नारायण, लीलाधर जंगूडी, विष्णु खरे आदि कवियों ने इस वास्तविकता का अपनी कविता में खुलकर वर्णन किया है। नेक्स्ट है तीव्र व्यंग्य की अभिव्यक्ति। समकालीन कविता का व्यंग्य नितांत तीखा और मार्मिक है। इस दृष्टि से धूमिल की मोचीराम, लीलाधर जंगूडी की बलदेव खटीक, सौमित्र मोहन की लुकमान अली और ध्रुव देव मिश्र की हवा बही गांव में तथा हरिहर द्विवेदी की खत आदि उल्लेखनीय कविताएं हैं। इन कवियों के जो व्यंग्य थे वो आज के जीवन से संबंध है तथा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विसंगतियों पर करारा व्यंग्य करते हैं। धूमिल की एक मोचीराम कविता में उन्होंने कहा है, बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। तो ये बहुत ही करारा व्यंग्य धूमिल जी ने किया है। नेक्स्ट है विचार आंदोलन का उद्घाटन। साठोत्तरी कविता तथा समकालीन कविता में विचार आंदोलन की काफ़ी हलचल दिखाई देती है। इन कवियों की कविता आंदोलन की कविता है। इनकी कविताओं को पढ़कर सामान्य पाठक का मन भी आंदोलित हुए बिना नहीं रह सकता। कारण यह है कि समकालीन कविता में यदि संवेदना और संवेग है तो विचार की गहनता भी है। वह अनुभूति और विचार, एहसास और समझ एक दूसरे में इतने घुले मिले हैं कि यह काव्य भावनात्मक और बौद्धिकता दोनों स्तरों पर आंदोलित होता हुआ दिखाई देता है। समकालीन कविता को पढ़कर पाठक बार बार यह विचार करने लगता है कि हमें बनी हुई अवधारणाओं पर विचार करना चाहिए। उदाहरण के रूप में धूमिल की कविता में आसपास की दुनिया को बड़ी गहराई से परखा है। उन्होंने अपनी कविता में जिन विसंगतियों और विषमताओं को उद्घाटित किया है वे निश्चल रूप में हमें आंदोलित करती हैं। उदाहरण के रूप में कवि चंद्रशेखर की कविता एक और बसंत में उन्होंने लिखा है कि सुनता हूँ बसंत आया था वन में, फूल खिले होंगे कहीं सेठों के चमन में। कि फूल, बसंत तो आया था लेकिन वो फूल तो सिर्फ अमीरों के पास ही गए हैं। इस कविता में कवि कहता है कि बसंत फिर आता है, लेकिन उसका प्रभाव आम आदमी के हृदय में न तो गुदगुदी पैदा करता है और न ही पुरानी यादों को उभार कर मन में खींच पैदा करता है। आम आदमी का उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो सिर्फ हर चीज़ हमारे यहाँ, हमारे देश में सिर्फ अमीरों के लिए ही है। तो पाठक के मन में यह विचार उत्पन्न होता है कि बसंत का आगमन केवल पूंजीपतियों को आनंद प्रदान करता है और अभावग्रस्त लोगों को नहीं करता। नेक्स्ट है यथार्थवादी दृष्टिकोण। यथार्थ का अर्थ है जो कुछ हमारे सामने है, जो कुछ अस्तित्व में है, वही यथार्थ है, वही सच्चाई है। जब हम साहित्य के क्षेत्र में यथार्थ की चर्चा करते हैं तो हमारा मतलब है कि जो कुछ हमारे पास आसपास जो घट रहा है, जो घटना घटित हो रही है, समकालीन कविता का कवि अपने आसपास के यथार्थ से पूर्णतः प्रभावित है। यद्यपि पूंजीवादी समाज यथार्थ को ढकने का प्रयास करता है, लेकिन एक सच्चा कवि भ्रांत न होकर सजगतापूर्ण यथार्थ का वर्णन ही करता है।
यदि यथार्थ की चर्चा की जाए तो निराला का नाम भी भुलाया नहीं जा सकता। नए पत्ते में संकलित कविता महगू महंगा रहा में कवि कहता है कि एक उड़ी खबर सुनी है, हमारे अपने हैं यहाँ बहुत छिपे हुए लोग, मगर चूंकि अभी लिपा पोती है देश में, अखबार व्यापारियों की ही संपत्ति है। राजनीति कहीं से कड़ी चल पड़ी है। वे जनमौन हैं इन्हें देखते हुए, जब ये कुछ उठेंगे। लेकिन कुछ विद्वानों का विचार है कि समकालीन कविता में सामाजिक स्थितियों के प्रति असंतोष जो व्यक्त हुआ है, लेकिन ऐसे कवि कम नजर आते हैं जो सही अर्थों में यथार्थवाद को पहचान पाए हैं। यथार्थवादी कवि वही हो सकता है जो सामाजिक संबंधों की द्वंद्वात्मकता को अपने अंतर्विरोधों सहित वर्णित करे। यदि सही अर्थों में देखा जाए तो मुक्तिबोध, निराला, धूमिल, नागार्जुन, लीलाधर जंगूडी आदि सच्चे यथार्थवादी कवि हैं। नेक्स्ट है यथार्थवादी सांस्कृतिक विपन्नता। समकालीन कविता में हमें सांस्कृतिक विपन्नता के दर्शन होते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हमारी संस्कृति के अधिकांश मूल्य अपना संदर्भ खो रहे हैं। नया बनता समाज उन्हें छोड़ रहा है, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि देश की वर्तमान पीढ़ी पुराने सांस्कृतिक मूल्यों को निभाने में कठिनाई का अनुभव कर रही है। 8वें दशक तक आते आते संस्कृति के प्रति ये आक्रमण और आक्रोश और भी अत्यधिक तीव्र हो गए हैं। समकालीन कविता में संस्कृति के प्रति ये बेगानापन हमें बार बार सुनाई देता है, मानो ये कवि कहना चाहते हों कि हमारे समूचे इतिहास और संस्कृति का पुनर्परीक्षण होना चाहिए। नेक्स्ट है कला पक्ष। समकालीन कविता का कथ्य, शिल्प, भाषा, सौंदर्य बोध सभी कुछ बदला हुआ है। समकालीन कवि नए प्रतीकों और नए उपमान की खोज में संलग्न है। यद्यपि इन कवियों की भाषा साहित्यिक हिंदी नहीं कही जा सकती, लेकिन इन्होंने भद्रजनों की भाषा भी नहीं है, बल्कि शब्दकोश और वाक चातुर्य के स्थान पर डंक मारते हुए असभ्य और अघाती शब्द हैं। भाषा का अभिजात्य तो बिल्कुल समाप्त हो गया है। सड़क की भाषा और घटिया मुहावरों के प्रयोग के कारण एक सर्वथा नवीन सौंदर्य शास्त्र उभर कर सामने आया है। जिन शब्दों और मुहावरों को पूर्ववर्ती प्रगतिवादियों ने भी स्वीकार नहीं किया था, समकालीन कविता में वो स्वीकार किए गए हैं। हरामखोर, बदतमीज, लफंगा, भंडवा आदि शब्द वर्जित जो शब्द थे वो कविता में स्थान पा गए हैं। वस्तुतः इस कविता में काव्य वर्जनाओं का बहिष्कार किया गया है और कविता के लिए कोई भी शब्द, कोई भी भाव, मुहावरा अस्पृश्य नहीं रह गया है। सपाट बयानी के कारण इन कवियों की भाषा भी बाजारू बन गई है। लेकिन यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इस भाषा के कारण ये कवि बेहद तीखे और चुभते हुए व्यंग्यों का प्रयोग करने में सफल हुए हैं। धूमिल, लीलाधर जंगूडी, सौमित्र मोहन, हरिहर द्विवेदी, पंकज सिंह, निर्मल वर्मा आदि की भाषा भी इसी प्रकार की है। धन्यवाद।